सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित यथोचित अभिवादन एवं स्वागत। भी सभी सदस्य अपने अपने इष्टों का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार अंतर मन से उच्चारण कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा नियमित रूप से प्रतिदिन कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। आज की जो कक्षा का विषय वस्तु है कि शनि के गोचर का क्या फल होता है, कब अच्छे फल देते हैं, कब बुरे फल देते हैं, इसी विषय वस्तु पर आज की कक्षा होने वाली है। इससे भी पहले 2 कक्षाएं शनि के गोचर पर आयोजित हो चुकी है। आज यह तीसरी कक्षा है। यह जो कक्षा की विषय वस्तु अभी अब आज हम लोगों का है, यह जैसे शनि का गोचर हम लोग 3 प्रकार से देखते हैं। एक शनि की साढ़े साती, तो शनि की साढ़े साती पर हम लोगों ने चर्चा किया। दूसरा शनि का गोचर जो होता है वह शनि देव लग्न कुंडली के किस ग्रह के ऊपर से, यानी कि कोई ग्रह मान लिया जाए कि अभी शनि देव मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। यदि किसी के लग्न कुंडली में शुक्र देव मीन राशि में ही हो तो मीन राशि के यानी शुक्र के ऊपर से शनि का गोचर कहा जाएगा। यदि किसी के कुंडली में राहु देव हो मीन राशि में और शनि देव गोचर कर रहे हो तो राहु के ऊपर से गोचर कहा जाएगा। यदि सूर्य देव हो तो सूर्य के ऊपर से शनि का गोचर कहा जाएगा। यानी परिस्थितियों को हम सभी अपने शब्दों के अनुरूप ढालकर आपस में चर्चा करते हैं। पिछली कक्षा में जो चर्चा हुई थी, पिछली कक्षा में जो हम लोगों ने चर्चा किया था, वह सूर्य के ऊपर से हम लोगों ने शनि की गोचर की चर्चा की थी, परंतु वह पूरे नहीं हो पाया था, आधा अधूरा उसको रह गया था। आज की कक्षा में हम लोग सभी ग्रहों के ऊपर से शनि की गोचर पर हम लोग चर्चा करेंगे। यह शनि के गोचर का यह तीसरा भाग है। यदि कोई कक्षा में नया है और हमारे प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमने अपने व्हाट्सएप समूह का लिंक दे दिया, वहां से भी शामिल हो सकते हैं। तो यदि सूर्य के ऊपर से शनि का गोचर होता है तो कैसे हम लोग देखें। एक वाक्य इससे पहले की है कि शनि के गोचर से ही व्यक्ति के कार्य का निर्णय होता है कि व्यक्ति कैसा कार्य करेगा, क्योंकि शनिदेव ही कर्मों के कारक होते हैं। अब यदि सूर्य के ऊपर से शनि का गोचर हो रहा हो तो वह व्यक्ति चाहे जो कार्य कर रहा होता है उसके कार्यों में प्रसिद्धि मिलती है। आप सब यहाँ पर काफी सदस्यगण उपस्थित हैं। आपके मीन राशि में कई सदस्यों के कोई ना कोई ग्रह होंगे, या कोई ऐसे भी सदस्य होंगे जिनके मीन राशि में कोई ग्रह ही ना हो। जैसे कि इस उदाहरण कुंडली में मीन राशि में कोई ग्रह नहीं है, तो फिर इस शनि के गोचर को हम लोग कैसे देखेंगे, इस पर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। लेकिन पहले ग्रह के किस ग्रह से हैं यह हम लोग समझ लें। तो यदि सूर्य के ऊपर से शनि का गोचर होता है तो व्यक्ति के कार्यों में प्रसिद्धि मिलती है, व्यक्ति ऊपर की तरफ जाता है, यानी कि नाम पद प्रतिष्ठा इत्यादि में वृद्धि होती है। सूर्यदेव के जो भी कारकत्वों से संबंधित जो व्यक्ति काम करता है, सामान्यतः नौकरी हो, उसमें उत्तरा पदाधिकारी हो या यश मान प्रतिष्ठा से संबंधित, अब किस ग्रह के कौन से कारकत्व है यह तो बेसिक की बातें हैं, आप सबों को पूर्व से भी ज्ञात है। साथ ही दशाओं को भी जरूर देखें। अब सूर्य के ऊपर से शनि की अगर गोचर चल रहा हो और अंतरदशा मायने ज्यादा रखता है, हालांकि मायने तो महादशा भी रखता है, अंतरदशा ज्यादा मायने रखता है। अगर अंतरदशा स्वामी शुभ भाव के स्वामी है या लाभ भाव के स्वामी है, अंतरदशा स्वामी यदि शुभ भाव या लाभ भाव के स्वामी हैं तो यह ज्यादा प्रसिद्धि देते हैं। यदि शुभ भाव के भी स्वामी की अंतरदशा हो और जिस ग्रह के ऊपर से शनि देव का गोचर हो रहा है उस ग्रह के मित्र भी हों, यानी कि सूर्य के ऊपर से गोचर हो रहा है तो सूर्य देव के मित्र भी। अब यहाँ पर देखा जाए कि
इस उदाहरण कुंडली में पंचम भाव के स्वामी जो शुभ भाव है, इसके स्वामी शनि देव हैं जो सूर्य के शत्रु हैं। यहाँ पर ये शुक्र देव हैं पंचम भाव के स्वामी, यह भी सूर्य देव के शत्रु हैं। लग्नेश बुध देव सूर्य के मित्र हैं और लाभ भाव के स्वामी मंगल जो सूर्य देव के मित्र हैं। अगर मान लिया कि शनि देव का गोचर भी चल रहा है और बुध या मंगल की जब अंतरदशा अगर आए, इसमें मिल जाए, तो अत्यधिक प्रसिद्धि मिलने की संभावनाएं मिलती है। प्रत्यंतर का भी फल मिलता है। अगर किसी व्यक्ति का प्रमोशन होने वाला है, हालांकि सूर्य के ऊपर से जब शनि का गोचर होता है और सूर्य देव कुंडली में मजबूत होते हैं और प्रमोशन होने वाला होता है, तो प्रमोशन हो ही जाती है। अंतरदशा भले ही अनुकूल ना हो, लेकिन प्रत्यंतर दशा बहुत कम समयों का होता है, महीने 2 महीनों का होता है, 4 महीने 6 महीने का होता है। उस बीच में प्रमोशन हो ही जाती है। अगर प्रमोशन होने की संभावनाओं को देखा जाए तो, अगर है हो तो सूर्य के ऊपर से जब शनि का गोचर जाता है, तो हम लोगों ने पूर्व की कक्षाओं में चर्चा किया है कि सूर्य देव से भी जीव तत्वों का विचार किया जाता है। और शनि के जब गोचर होते हैं सूर्य के साथ में, तो यह थोड़ी परेशानी देते हैं। किसको? तो जीव तत्वों को। सूर्यदेव पिता के कारक हैं। सूर्यदेव पिता के कारक हैं, तो पिता के स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं या कुछ ऐसा हो सकता है कि पिता के मान मर्यादा में कुछ कमी आने की संभावना है। स्वास्थ्य हानि, पिता से अनबन हो जाना इत्यादि हो सकता है। कभी कभी वरीय पदाधिकारियों से भी अनबन हो जाता है, क्योंकि सूर्य क्या है? पिछली कक्षा में हम लोगों ने चर्चा किया था कि सूर्य क्या है? पिता भी है एवं वरीय हैं, वरीय पदाधिकारी हैं ये। हम या हमारे लिए वो मैनेजर भी हो सकता है। हम जिसके अंदर में काम करते हैं वह हमारे लिए सूर्य है, पिता भी हमारे लिए सूर्य। परंतु यह हानि उतना नहीं करते। यदि सूर्यदेव लग्न कुंडली में मजबूत है, स्थिति में है, अंशात्मक मान से मजबूत है, बलवान है, तो शनि का ऊपर से गोचर लाभकारी हो जाता है। यदि संबंधित ग्रह कमजोर होते हैं, यानी कि सूर्य कमजोर हो, अंशात्मक मान से कमजोर हो, राहु से युक्त हो, खराब हो, नवमांश कुंडली में नीच के हो जाते हो गए हों, तो खराब। और जो व्यक्ति और प्रसिद्धि में और सहायक भी हो जाते हैं। यह नियम हम सूर्यदेव पर बार बार इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि यही नियम सभी ग्रहों पर लागू होता है। एक ग्रह के बारे में हम लोग सही ढंग से यदि समझ लेते हैं, सही ढंग से समझ लेते हैं, तो शेष ग्रहों को समझने में आसानी होगी। अब अत्यधिक लाभ, मध्यम लाभ, हानि। कोई भी ग्रह के दशा अंतरदशा में 3 प्रकार की स्थितियां बन सकती है। 3 प्रकार की स्थितियां बन सकती है। वह कौन कौन सा बन सकता है? तो एक तो उत्तम लाभ, उत्तम लाभ मिल सकता है, मध्यम लाभ मिल सकता है, या हानि हो सकता है। तो हानि कब होगा? जब सूर्यदेव कमजोर होंगे, खराब होंगे, पीड़ित होंगे लग्न कुंडली में पूर्व से ही, तो हानि होगा। तो उस स्थिति में सूर्यदेव को मजबूत करना चाहिए। दूसरा, मध्यम लाभ कब मिलता है? जब सूर्यदेव कुंडली में हो और मजबूत स्थिति में हो, अच्छी स्थिति में हो, मजबूत हो, मध्यम लाभ होता है। यही अब उत्तम लाभ कब मिल सकता है या मिलता है? तो वैसे व्यक्ति जो सूर्य देव का काम करते हैं, ऐसे व्यक्ति जो सूर्य देव का काम करते हैं, हाँ, जो सूर्य देव का काम करते हैं, ऐसे जो पदाधिकारी हैं, जो ऑफिस के मालिक हैं, राज्य सरकार की नौकरी करते हैं, या जो राजनीति क्षेत्र में है। राजनीति क्षेत्र भी तो राज्य का ही काम है ना, सरकार का ही काम है। यानी कि सूर्य देव को कारकत्वों के सहारे जो व्यक्ति कार्य करता है, उसके लिए यह बहुत ही उत्तम समय होता है।
व्यक्ति अगर जनप्रतिनिधि है तो जनप्रतिनिधि में ही उच्च पद प्राप्त कर सकता है। अगर विधायक है तो मंत्री बन सकता है, सांसद है तो मंत्री बन सकते हैं, अगर सूरज के ऊपर से शनि की गोचर चल रही है तो यदि सूरज के ऊपर से जब शनि का गोचर चले तो व्यक्ति को सूरज से संबंधित कुछ ना कुछ कार्य अवश्य करने चाहिए। क्या करना चाहिए? अपने पिता की सेवा, अपने पिता का आदर। हालांकि पिता तो एक ऐसे शब्द है कि सदैव आदर करना चाहिए, सदैव सेवा करनी चाहिए। अगर पिताजी हैं तो जब भी हम ऑफिस से आए, जब भी खाना खाए, खाना खाने से पहले जरूर पूछे कि हाँ पिताजी आपने खाना खाया है? कम से कम एक लोटा एक गिलास पानी उनको दें। और जब वो खाना खाने लगे तब अपने खाना खाने बैठे। ऑफिस से जाते सबसे पूर्व पूछे कि हाँ पिताजी आपने खाना खाया तो नहीं कि नहीं खाया? ठीक है, हम शाम को उधर से लौटेंगे तो आपके लिए क्या लेते हैं आएंगे। कम से कम इतना ही सुबह शाम बस 1 मिनट ही अगर वार्तालाप कर लेते हैं, अपने आप सूर्यदेव ठीक होते चले जाते हैं। अगर सूर्यदेव कमजोर हैं तो भावों के आधार पर राशि तो यहाँ जल तत्व की ही है। अब किसके कुंडली में, अब हमेशा तो जल तत्व की बात नहीं होगी, शनिदेव का गोचर अग्नि तत्व में भी होगा, हो सकता है बहुत से व्यक्तियों के लग्न कुंडली में मेष राशि के ही सूर्यदेव हों और वहीं से शनिदेव का गोचर हो। तो अब आपके कुंडली में वह सूर्यदेव किस भाव में है और किस राशि में है, इसका समन्वय तारतम्य मिलाकर उपाय करना चाहिए। हालांकि जब शनि का गोचर किसी भी ग्रह के ऊपर से होता है तो सबसे अधिक लाभकारी उपाय रुद्राक्ष हो जाता है, दूसरा और कुछ नहीं। कर्तव्यशीलता एवं रुद्राक्ष उपाय अभिमंत्रित करके पहना जाए अति सुंदर होता है। तो हालांकि सूर्य देव का जो रुद्राक्ष होता है एक मुखी होता है, बहुत ही दुर्लभ विषय वस्तु है, जल्दी मिलता नहीं है। हालांकि कक्षा में उपस्थित है हमारे बंटी सोनी जी, जो रत्न एवं रुद्राक्षों का कारोबार भी करते हैं, और उनको पता होगा कि यह रुद्राक्ष कितना मुश्किल से मिलता है। क्या बंटी जी? जी गुरुदेव, काफी मुश्किलों से मिलता है गुरुदेव। काफी मुश्किल से मिलता है। अब इसके बाद में हम आते हैं चंद्रमा पर चर्चा करते हैं। यदि शनि का गोचर आपके लग्न कुंडली के चंद्रमा पर से हो, यानी कि जिस व्यक्ति के लग्न कुंडली में अभी चंद्रमा मीन राशि में है, उनके लिए बहुत ही अच्छा है। किसी भी ग्रह के ऊपर से चंद्रमा का गोचर काफी, किसी भी ग्रह के ऊपर से शनि का गोचर कभी भी नुकसानदायक नहीं होता, अच्छा करता है। जो व्यक्ति चंद्रमा के कारकत्वों के सहारे काम करते हैं, चंद्रमा का कारकत्व क्या है? टूर ट्रेवल्स, यानी गति का कोई भी काम हो, संचार का कोई भी काम हो, जो एक जगह से दूसरे जगह जाने वाला हो, या लिक्विड से संबंधित, केयरिंग से संबंधित, देखभाल से संबंधित, जैसे कि नर्स वगैरह का काम हुआ, देखभाल का है, होटल में वेटर का काम हुआ इत्यादि। यानी कि चंद्रमा के कारकत्वों के सहारे जो व्यक्ति काम करते हैं उनके लिए यह उन्नति भरा समय होता है, कार्यों में बदलाव होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब चंद्रमा के ऊपर से शनि का गोचर होता है तो इस 2.5 साल में कार्यों की जगह का भी बदलाव हो जाता है, या बदलाव होने की संभावनाएं बनती है। बहुत से व्यक्ति अपने कार्यों के तरीके भी बदल देते हैं, लेकिन वह सुखद होता है। कार्यों के दायित्वों में बदलाव होने की संभावनाएं बनती है, लेकिन उन्नति के साथ में। जो व्यक्ति चंद्रमा का कारकत्व नहीं कर रहा होता है, उनके लिए जब चंद्रमा के ऊपर से जब शनि का गोचर जाता होता है तो थोड़ी मुश्किलें खड़ा करता है। वह मानसिक तनाव, दबाव इत्यादि। हालांकि यह 7.5 का दौर भी चल रहा होता है, जब चंद्रमा के ऊपर से शनि का जब गोचर होता है तो यह 7.5 भी होती है। यह परेशानी वाला समय होता है। तो इतने जो बदलाव जो होते हैं, कार्यों की जगहों के बदलाव, तौर तरीकों में बदलाव होने की संभावनाएं, कार्यों के दायित्वों में बदलाव होने की संभावनाएं जो होती है, जिसके वजह से व्यक्ति मानसिक परेशानियों, मानसिक दबाव में
समय व्यतीत करता है या महसूस करता है। चंद्रमा के ऊपर से जब शनि का गोचर होता है यानी कि साढ़े साती चल रही होती है, इस दरमियान यदि कुंडली में विदेश यात्रा के योग या दूर यात्रा के योग बनते हैं तो विदेश यात्रा के योग आगे तरफ बढ़ते हैं, यानी कि योग बढ़ जाता है। यदि कोई प्रश्न करता है कि क्या हमारा विदेश यात्रा के योग बन रहा है, हम जाना चाहते हैं, क्या जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, और कुंडली में भी योग बन रहे हों और चंद्रमा के ऊपर से यदि शनि का गोचर हो रहा हो तो आप कह सकते हैं कि हाँ जी निश्चित रूप से योग बन रहा है, आप जा सकते हैं। तो कब तक जाएंगे? तो जब चंद्रमा एवं शनि के अंशात्मक मान में करीबियां हो तब। खास करके यह फल कब देते हैं इसको भी ध्यान में दिया जाए। सूर्य देव पर तो हम लोगों ने फल कब देते हैं, कब तक देंगे, कब से फल देना शुरू कर देते हैं, इस पर हम लोगों ने चर्चा नहीं किया, चंद्रमा पर ही कर लेते हैं। और यही नियम सभी ग्रहों पर लागू होता है। यदि लग्न कुंडली में चंद्रमा यही दशम भाव में है और अगर यह 22 अंशों के हैं, कोई भी 22 अंशों के हैं, तो ज्यों ही शनिदेव इस राशि में प्रवेश करेंगे तो अपना फल देना शुरू कर देंगे और 22 अंशों तक देंगे। ज्यों ही 22 अंशों से आगे हो जाएंगे तो अपना यह प्रभाव देना बंद कर देंगे, आगे जाने के बाद में नहीं देंगे। यदि लग्न कुंडली के चंद्रमा का अंशात्मक मान 22 है और शनि 0 डिग्री से जब शुरू करेंगे तो यह फल देना शुरू करेंगे, 22 अंशों तक देंगे और जो ही 22 अंशों से अधिक अगर 23 अंश के हो जाएंगे तो फल देना यह बंद कर देंगे या कम कर देंगे या न के बराबर देंगे। इसके कारण क्या हो सकते हैं, क्या कोई सदस्य बतला सकता है? शायद हमारी आवाज आप लोग कोई नहीं सुन रहे हैं, कि सुन रहे हैं आप लोग? नहीं आ रही है आवाज। चलिए ठीक है। तो होता यूं है कि शनिदेव कर्म के कारक है या कार्यों के लिए प्रेरित करते हैं। हम यहाँ पर चंद्रमा पर ही चर्चा कर लेंगे। चंद्रमा चंचल होता है इसलिए थोड़ा दबाव में आ जाता है, तो साढ़े साती भी इसको कहते हैं। हालांकि अन्य ग्रहों पर भी यही नियम लागू होता है कि यदि जो ग्रह लग्न कुंडली का जो ग्रह अगर मान लीजिए कि 17 अंशों का ही है और शनिदेव राशि में प्रवेश किए तो 17 अंश तक ही यह फल देते हैं। 17 अंश के बाद में फल देना बिल्कुल कम कर देते हैं या समाप्त कर देते हैं, क्योंकि शनिदेव कर्मों के कारक हैं और अपना यह धक्का लगाते हैं, यानी कि आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो कब तक धक्का लगाएंगे? जब तक इस ग्रह से पीछे रहेंगे तब तक धक्का लगाने का प्रयास करेंगे। जब आगे चले जाएंगे तो धक्का लगाकर आगे बढ़ाएंगे, या तो स्वयं आगे हो गए तो क्या धक्का लगाएंगे? धक्का लगा के कोई किसी भी व्यक्ति को, कोई भी गाड़ी को आप धक्का लगाते तो पीछे से लगाते हैं ना। ठीक है जी सर। जब आगे ही निकल जाएंगे तो क्या धक्का लगाएंगे? तो नहीं, ये वाली बात है। अब समस्या किसको आता है? अब फायदा भी हो जाता है, बहुत से व्यक्ति को साढ़े साती बहुत से व्यक्तियों को फायदा दे जाता है और बहुत से व्यक्तियों को हानि भी दे देता है। अब शनि क्या चाहते हैं कि कार्यों में बदलाव करो, जल्दी आगे बढ़ो, शनि यह प्रेशर करते हैं। और जो व्यक्ति बदलाव चाहता भी है पूर्व से, जो व्यक्ति अपने कार्यों में बदलाव चाहता है या दुकान कहीं पे है, थोड़ा रिमॉडलिंग करने का मन भी उसको है तो रिमॉडलिंग कर लेता है, दुकान उसका अच्छा बढ़ जाता है। लेकिन यदि चंद्रमा के ऊपर से शनि का गोचर चल रहा हो यानी कि साढ़े साती का मिडिल पॉइंट हो और आप बदलाव नहीं करना चाहते, नहीं बदलना चाहते, उनको बहुत सी समस्याएं होती है, यानी कि यह जो है यह बुरे फल दे देते हैं। यानी कि जब चंद्रमा के ऊपर से शनि का गोचर जाए तो अपने कार्यों को तलाशें, जो आप काम कर रहे हैं उसके बारे में चिंतन मनन करें कि कार्यों में क्या बदलाव किया जाना चाहिए, तुरंत बदलाव करें, अपने तौर तरीकों में बदलाव करें, दुकान की विधि स्थिति जो है उसमें बदलाव करें, या नौकरी कर रहे हैं और उससे लाभ चाहिए, प्रमोशन चाहिए इत्यादि कुछ भी चाहिए, तो समय की मांग क्या है उस मांग को पहचान करके अपने आप में बदलाव लाइए और आगे बढ़ाइए। फिर देखेंगे कि वह साढ़े साती आपको या चंद्रमा के ऊपर में शनि की जो राशि का जो गोचर है यह बहुत अच्छा फल देने वाला हो जाएगा। यदि
यह नुकसान भी दे सकता है। कब? यदि चंद्रमा कमजोर हो आपके कुंडली में, तब कमजोर ग्रहों को पहचानना आप सबको आता है। तो यहाँ पर उपाय हम क्या करें? तो किसी भी ग्रहों का उपाय हम अगर करते हैं तो राशि के तत्वों का अगर उपयोग करते हैं तो ठीक ही है, लेकिन अन्य ग्रहों का उपाय में अगर तत्वों का उपयोग न भी करते हैं तो चल जाता है। लेकिन चंद्रमा का जब भी उपाय किया जाए तो राशि के तत्वों का उपयोग जरूर किया जाए कि चंद्रमा किस तत्व की राशि में बैठा हुआ है, उस तत्व के सहारे भी कुछ उपाय जरूर करें। अब जैसे कि यहाँ पर जल तत्व में है तो चंद्रमा के वस्तुओं का जल में, तो जल में भी दो प्रकार की वस्तुएं डाली जाती है, एक अनिष्ट के शांत्यर्थम और एक शुभ फल के वृद्धि हेतु। तो अनिष्ट के शांति हेतु हम चंद्रमा का उपाय जल में क्या कैसे कर सकते हैं? तो चंद्रमा की कोई वस्तु जो एकदम हल्का हो और बहते हुए पानी के ऊपर में रखें और यह एहसास हो, दिखे भी कि हाँ भाई यहाँ से वहां तक हुआ, बह के हमसे आगे जा रहा है, यह हुआ अनिष्ट के शांति हेतु। अगर चंद्रमा को बलवान बनाना है तो अन्न डाले, बहते हुए जल में अन्न डाले या जल में अन्न डाले और वह जलीय जीव खाए या कोई चिड़िया पंछी खाए, यानी कि अन्न जल में से अन्न को निकाल करके खाए, उससे ग्रहों का बल बढ़ता है। अग्नि तत्व में है तो धूप हवन के सहारे, दिया जलाकर, वायु तत्व में है तब मंत्र का जप, पूजा पाठ इत्यादि कर सकते हैं। और जो व्यक्ति बदलाव नहीं चाहते हैं, बदलाव के एवल में नहीं है, समस्याएं आएंगी। तो समस्याएं आएंगी तो किसके द्वारा आएगी और किसको समस्या आएगा, पहचानना यहाँ पर होता है। उपाय फिर किसका किया जाए? चंद्रमा का उपाय किया जाए या शनि का किया जाए? आप लोग भी कुछ बोले ताकि चर्चा आगे बढ़ सके। कुछ चंद्रमा भी पहले मजबूत किया जाए, अगर मन व्यक्ति का मजबूत हो जाएगा कोई शोहरत तो काम बनते होंगे। अब देखिए, तब यहाँ दोनों का उपाय कर लीजिए ना, दोनों का उपाय कर दीजिए एक साथ। कोई एक ऐसा काम कीजिए जिससे चंद्रमा शनि दोनों ठीक हो जाए, यदि आप बदलाव चाहते ही नहीं हैं। क्योंकि यह शायद कुंडली जिसकी भी हो, लेकिन इसी लग्न की कुंडली, मिथुन लग्न की ही कुंडली आपकी भी है सुनील जी, तो अब बस इसके बाद में गोचर आपका ही शनि के ऊपर से होने वाला है, अगर आपका चंद्रमा मेष राशि का हो तो। चाहे जिसका चंद्रमा मेष राशि का है उसके लिए अब इसके बाद में गोचर होने वाला है। तो हम ऐसा उपाय करें जो दोनों का प्रतिनिधित्व करता हो। तो चंद्रमा क्या है? भोजन है। चंद्रमा भोजन का प्रतिनिधित्व करता है। गुरु जी, चंद्रमा तो 2.5 दिन में चेंज हो जाएगी गोचर में। अरे तो गोचर में ना चेंज हो जाएगा, तो वो जन्म कुंडली में तो सदैव वही रहेगा ना। यहाँ चंद्रमा के गोचर की अध्ययन हम लोग नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर शनि के गोचर का अध्ययन कर रहे हैं कि यदि लग्न कुंडली के ऊपर से चंद्रमा का गोचर चल रहा हो, मतलब लग्न कुंडली के चंद्रमा पर शनि का गोचर चल रहा हो, तो चंद्रमा जो है भोजन का प्रतिनिधित्व करता है। चंद्रमा भोजन का प्रतिनिधित्व करता है। और शनि किसका प्रतिनिधित्व करता है? निचले वर्ग का गुरुजी, नौकरों का अपने। हाँ, निचले वर्ग का या गरीब कह सकते हैं, एक ही शब्द में गरीब ना। शनि गरीब व्यक्तियों का, हाँ तो दास इत्यादि, तो जो गरीब होता है वही ना सेवा काम करता है। भाव चाहे किसी का भी हो गुरुजी,
किसी भाव में? हाँ जी, किसी भी भाव में। कुछ राशि के सहारे उपाय कीजिए और कुछ वैसे करना है। तो वे कह रहे यह सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। किसका? तो यह चंद्रमा जो हो गया भोजन का प्रतिनिधि, तो शनि जो हो गया गरीब का प्रतिनिधि। तो गरीबों में अन्न दान करें, भोजन कराए अपने यथासंभव, प्रतिदिन नहीं, आदत ही बना ले कि किसी होटल पर बैठ के चाय ही पी रहे हैं, अगर वहां पर कोई 2-4 मजदूर भी नजर पड़ गया, हाँ भैया उन लोगों को भी चाय दे दो, वो स्वाभिमानी है तो फिर कोई बात नहीं है, उनको मना लीजिए। अरे भैया कोई बात नहीं है, कभी तो मिल लेंगे फिर दोबारे, तो तुम ही हमको चाय पिला देना, हम चाय पी रहे थे तो ऐसे लगा कि नहीं तुम खड़े थे तो अच्छा लगा चाय पी लो। अपने नाश्ता कर रहे हैं, कोई आदमी बगल में, अच्छा जी कोई बात नहीं, आप तो पुराने जान पहचान के हो, आपका आज का बिल हम ही दे देते हैं। या गुरुजी, गरीब बना हुआ खाना बांटने से भी हो जाता है ये? हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो तो और सुंदर बात है। ओके, ठीक है। अगर बहुत से व्यक्ति लंगर वगैरह चलाते हैं, उसमें कुछ दे दिए और वहां कुछ दे भी दिए, कुछ अन्न उसमें भी दे दिए, क्योंकि लंगर चलता है तो वहां पर भी अन्न वगैरह लोग दान देते हैं कि नहीं देते हैं? जी। तो वहां भी दान दे सकते हैं, और साथ में वहां 10 मिनट आधा घंटा जहां तक समय है, अपने समय के अनुसार 2-4 10 मिनट आधे घंटे 1 घंटे खड़ा भी रह के उनके कार्यों में सहयोग भी करते। गुरुदेव भंडारा हो वहां पे भी हम भंडारा करा सकते हैं ना? हाँ, भंडारा हो रहा है वहां पर भी सहयोग कर सकते हैं, भंडारा हो रहा हो वहां पर भी दे सकते हैं, लेकिन क्या साथ में गुरुदेव, हाँ हाँ जी बोलिए। यदि शनिदेव कारक हो तो ग्रह में, कुंडली में, तब भी हाँ कर तक सकते हैं काम? हाँ जी, हाँ जी। दान कहाँ करना है यहाँ पर, हमने दान करने के लिए कहा, हमने तो खिलाने के लिए कहा है ना। खिलाना और अच्छा, दान करना, खिलाना और दान करना दोनों 2 शब्द है ना। कारक और कारक का दोष नहीं लगेगा इसमें गुरुदेव? नहीं नहीं लगा, भोजन कराने में कारक कर रखा है। जी। गुरु जी, ये चींटियों का आटा वगैरह डालना भी क्या कर सकते हैं इसके अंदर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो फिर वो जो है ना चीटी वगैरह का वो कहाँ है? नहीं ना देखिए, अब चीटी अलग चीज हो गया ना। अब यहाँ पर जयप्रकाश जी मैं आपसे बोलूंगा, चीटी क्या है? जीव ही है गुरुजी, जीव है वो भी अपने आप में एक। ठीक है, जीव तो है, हम कहाँ इनकार कर रहे हैं, जी लेकिन है क्या, उसको पहचानिए ना। चिट्टी में विष होता है कि नहीं होता है? जी। और चंद्रमा में दाग है, अमृत। अमृत। तो फिर कहाँ से मिलाएगा? हाँ, यदि वही राहु के ऊपर से अगर शनि गोचर करेंगे तो चिट्टी को खिलाइए। अच्छा, ठीक। तो चंद्रमा और राहु दोनों एक साथ हैं, उसके ऊपर शनि गोचर कर रहा है तो? हाँ, तो अभी एक ही ग्रह पर चर्चा हो रही है, फिर राहु के ऊपर भी चर्चा कर लेंगे। फिर उसके बाद में आप लोग जब प्रश्न पूछेंगे कि यदि 2 ग्रह युत हो तो क्या करेंगे, ठीक है। पहले इस सभी विषय, एक शनि के गोचर को ही सही ढंग से समझ ले, कुंडली का 25% फलादेश तो वैसे हो जाता है। तो ये हो गया उपाय। रुद्राक्षों में हम क्या पहन सकते हैं? तो 2 मुखी रुद्राक्ष, 2 मुखी रुद्राक्ष मिल जाता है, थोड़ा सा परेशानी होती है लेकिन मिल जाता है। तो 2 मुखी रुद्राक्ष पहने, और वो भी किस चीज में? तो और एक ही रुद्राक्ष हो 2 मुखी, और चांदी में बना करके लौकिट धारण करें हृदय के नजदीक में। लौकिट थोड़ा लंबा हो, धागा लंबा हो, चाहे रेशम का ही धागा हो, सफेद धागा हो, चंद्रमा के रंगों का धागा हो, धागा इतना लंबा हो कि वक्षस्थल तक आ जाएगा। ये नहीं कि गर्दन में ही दिख रहा है, गंजी पहने हुए हैं तब भी वो अलग से रुद्राक्ष दिख रहा है, तब कोई फल नहीं। हम जिस चीज को, ये सभी क्या है? औषधियां हैं, तंत्र हैं, गुड़ फल देने वाले लोग। तो जितने हम इनको छुपा के रखते हैं उतने ही हमारे लिए अनमोल होता चला जाता है। रत्न अलग चीज है, रत्न पर सूरज की रोशनी पड़नी चाहिए, वह प्रकृति से रश्मियों को ढूंढ कर संचित कर हमारे शरीर में प्रवाहित करती है। लेकिन ये रुद्राक्ष अपने आप में अनमोल है। रुद्राक्ष को प्रकृति से ताकत नहीं लेना होता,
वह तो प्रकृति से ताकत लेकर ही युवा होता है और पकता है। जब पक गया तो प्रकृति से पूरा जितना उसके पास में क्षमता है, गुण है, उतना तो ले लिया होता है। रत्नों की पावर कम होती है समय बीतने के बाद में, ऐसा हमारे गुरुजनों ने कहा है। लेकिन रुद्राक्ष एक ऐसा चीज है, समय जितना ही बीतता है उतना ही उसके गुण बढ़ते चले जाते हैं, अगर सही मायने से हम उसका रख रखाव करते हैं तो। तो हुआ चंद्रमा का उपाय। अब हम लोग चलते हैं कि यदि कुंडली में मंगल के ऊपर से शनि का गोचर हो रहा हो, यदि मंगल के ऊपर से शनि का गोचर हो रहा हो, अभी जैसे कि शनि देव मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, जिस व्यक्ति के कुंडली में मंगल देव मीन राशि में होंगे तो क्या होगा? तो यह अच्छा नहीं माना जाता सामान्यतः। यह हम जो काम करते हैं उस काम कार्यों में तरह तरह के विवाद खड़ा कर देते हैं, मनमुटाव इत्यादि होता है। कार्यस्थल जहां हम काम करते हैं वहां पर टूट फूट होने की संभावनाएं बन जाती है। मंगल के ऊपर से शनि का गोचर होता है तो अपने से बड़े से मनमुटाव होने की संभावनाएं बनती है। यदि कोई मशीन से काम करता है, मशीन पर, तो दुर्घटनाएं हो सकती है, लेकिन बड़ी दुर्घटनाएं नहीं होती, छोटी मोटी हो सकती है, चोट में चोट लग सकता है, लेकिन लग ही जाता है 2-2.5 साल के बीच में कभी ना कभी। जो व्यक्ति कुछ वैसे काम करते हैं जिनको न्याय से अलग थोड़ा होना होता है, तो उनको पुलिस से समस्या होती रहती है, सही से कार्य नहीं व्यक्ति कर पाता। कार्यस्थल पर कुछ खोने पाने की समस्याएं बन सकती है। खोने पाने की मतलब समझ रहे हैं आप? जी गुरुदेव, कोई वस्तु खो जा सकती है। हाँ जी, वस्तु का खो जाना को कार्यस्थल पर, तो यह समस्याएं होने की संभावनाएं होती है। यह हर ग्रहों का 7.5 ही समझिए। जैसे मंगल, जैसे चंद्रमा पर है तो चंद्रमा की 7.5, तो मंगल से 12वें मंगल पर या मंगल से दूसरे, तो मंगल की 7.5, सूर्य की 7.5, ऐसा। लेकिन चंद्रमा मन का कारक है, इसलिए वह मन को ही दबा देता है या मानसिक चिंताएं बढ़ा देता है, इसलिए ऐसा हम लोग देख लेते हैं। लेकिन यह सभी को यह समस्याएं नहीं देते। मंगल देव सभी को समस्याएं नहीं देते। जो व्यक्ति मंगल के कार्य करते हैं, मंगल का कार्य जो भी व्यक्ति करता है, उसके लिए यह बहुत ही उत्तम समय है। यदि कोई सिपाहियों वगैरह का काम करता है, यानी कि रक्षात्मक टाइप का है, उनके लिए बड़े उत्तम हो जाते हैं। या जो व्यक्ति मशीनरी ही काम करता है, मंगल मशीनरी के भी कारक है ना, मैकेनिकल। जी जी गुरु जी। जो व्यक्ति मैकेनिकल काम करता है उसके लिए बहुत अच्छी बात है। जो व्यक्ति एमबीबीएस कर रहा है और वह सर्जरी डिपार्टमेंट से है, सर्जन डिपार्टमेंट से है, उसके लिए बहुत ही अच्छा समय हो जाता है। या कोई डॉक्टर है अगर और वह सर्जन है और मंगल के ऊपर से शनि का गोचर हो रहा हो, बहुत ही अच्छा है। जो व्यक्ति ईंट भट्टे का काम करता है, अग्नि से संबंधित काम करता है, उसके लिए यह समय बहुत ही उन्नति देने वाला हो जाता है, यानी कि उनके कार्यों में प्रसिद्धि मिलती है। अब कुछ काम ऐसे होते हैं जो वर्गीकरण हम लोग नहीं कर पाते हैं। कक्षा ही है जहां पर चर्चा होता है तो वर्गीकरण हो जाते हैं। अब जैसे बेकरी का काम है, या क्या है, किसका काम है वो? भट्टी का काम। बेकरी जहाँ पे पाव रोटी वगैरह बनता है, जी यह किसका काम है? मंगल का है? मंगल का। नहीं, बुध का काम है व्यवसाय।
अब जो पाव रोटी बनाता है, जो वर्कर है, जो भट्ठी के नजदीक में रहता है, वह मंगल का काम कर रहा है, न कि दुकानदार मंगल का काम कर रहा है। जी गुरुदेव, मैंने कहा भट्टी का काम। हाँ जी, तो हम लोगों को इस सभी बातों को समझना चाहिए कि कौन से व्यक्ति कौन। जैसे होटल में ही है, होटल में भी चूल्हा चौके जलते हैं, तो जो रसोईया है वह मंगल का काम कर रहा है, जो वेटर है वह चंद्रमा का काम कर रहा है, जो मालिक है वह बुध का काम कर रहा है। एक ही जगह पे अलग अलग प्रकार के व्यक्ति अलग अलग ग्रहों के कारकत्वों के को निभाते हैं। अब अगर मान लिया जाए कि आपके अगर मंगल खराब है तो समस्याएं आएंगी, या आप मंगल देव से संबंधित, जो मंगल देव का जो कारकत्व है उससे संबंधित अगर आप काम नहीं कर रहे हैं, आपका काम कुछ दूसरा अन्य प्रकार का है, तो समस्याएं होने की संभावनाएं बन जाती है। शनि देव एक ऐसे ग्रह हैं जो सभी को समस्याएं भी देते हैं और सभी के उन्नति के भी सहायक होते हैं। गुरुजी वेटर चंद्रमा कैसे है वो जरा? क्या वेटर के लिए चंद्रमा कारक बोला ना गुरुजी आपने? चंद्रमा अकारक किसके लिए? वेटर के लिए चंद्रमा वो हाँ होटल हाँ में जो हाँ 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 जी हाँ जी वेटर लोगों को हाँ सर्विस देता है तो वो केयरिंग फ्लैट में केयरिंग में आ जाता है, इसलिए वो चंद्रमा के कारक में आ गया। हाँ हाँ, ये बात है, बात सही है। तो ये हो गया। अब इसके बाद में, अब यदि मंगल खराब हो, कमजोर हो, तो आपको समस्याएं देंगे, या यदि मंगल मजबूत भी है, मंगल के कारकत्वों का आप काम नहीं कर रहे तब खराब करेंगे, या कमजोर है तो खराब करेंगे। क्या उपाय करें? तो हमें एक आदत बनानी चाहिए। वैसे हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं मंगलवार को, हनुमान पूजा मंगलवार को। बगलामुखी मंत्र की साधना कर सकते हैं, बगलामुखी का। रुद्राक्ष हम पहन सकते हैं, 3 मुख का, 3 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति लोन लिए हुए रहते हैं, कर्ज लोन, और उसके ऊपर से शनि का, मंगल के ऊपर से शनि का गोचर होता है, तो तगादा बड़ा होता है उनको, और पैसे उतना दे नहीं पाते समय से, इसलिए मानसिक परेशानी होती है। जिस व्यक्ति के कुंडली में अभी अगर मंगल देव मीन राशि में हैं और शनि देव ऊपर से गोचर कर रहे हैं, यानी कि जब मंगल के ऊपर से शनि का गोचर हो, जब मंगल के ऊपर से जब शनि का गोचर हो, ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? व्यायाम खूब करना चाहिए, दैनिक रूटीन में ही शामिल कर लें। नंगे पैर चलना चाहिए, कम से कम अगर व्यायाम ही करते हैं नंगे पैर करें, कम ही दूर चले, मॉर्निंग वॉक करें, नंगे पैर करें। आजकल तो देखते हैं कि लोग सुबह के समय भी अगर मॉर्निंग वॉक में जाता है तो घर पे स्लीपर पहन के रह जाएगा, लेकिन जब मॉर्निंग वॉक को जाएगा तो जूता पहन कर जाएगा। जूता से तो कहीं अच्छा स्लीपर होता है, क्योंकि पैरों में रगड़ तो हो जाती है। चप्पल कहीं छिटका तो कभी जमीन पर भी पैर पड़ सकता है, लेकिन जूता में तो 100 वाली बात होती नहीं है, दूरी बंध ही रहती है। हमें क्या करना चाहिए? तो नंगे पांव भूमि पर चलना चाहिए। घर में बिल्कुल ही जुराब का इस्तेमाल ना करना चाहिए, घर में कभी भी जूते का इस्तेमाल ना करें, जुराब घर में ना पहने, चाहे जाड़े का दिन भी क्यों ना हो। लेकिन हाँ, अगर बर्दाश्त हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो जाड़े के दिन में तो सबसे बड़ा तो धर्म है कि पहले शरीर की रक्षा करें। बर्दाश्त ही नहीं लोगों से होता है, खास करके गर्मी में कम से कम जुराब वगैरह कुछ ना पहने। घर में चप्पल का भी इस्तेमाल ना करें, जहां जिधर जाना है घर के अंदर कम से कम नंगे पैर चले।
मंगल देव अपने आप ठीक होते चले जाते हैं। अब हम लोग चलते हैं, हालांकि सूर्य एवं चंद्रमा सबसे कोमल ग्रह है, इसलिए हम लोगों ने चर्चा किया। सूर्य देव क्रूर ग्रह है, मंगल पापक ग्रह है, शनि के शत्रु हैं, इसलिए हम लोगों ने चर्चा किया। राहु देव शनि के मित्र हैं, लेकिन है तो पापक ग्रह, छाया ग्रह है, इस पर चर्चा कर लेंगे। हालांकि शुभाग्रह पर देवगुरु चाहे शुक्र हो, शनि हो, भले शुक्र हो, देवगुरु बृहस्पति हो या बुध देव हो, इनके ऊपर तो गोचर सदैव लाभकारी ही होता है। शुभ ग्रहों के ऊपर शनि का गोचर सदैव लाभकारी होता है। सबसे ज्यादा अच्छा फल तो देवगुरु बृहस्पति के ऊपर में जब शनि का गोचर होता है तो सबसे ज्यादा लाभकारी होता है। अब हम लोग चलते हैं, जहां पे अत्यधिक लाभ मिलने की संभावनाएं हैं वहां पर, वहां की चर्चा करना उतना आवश्यक नहीं है। जहां बुरे फल मिलने की संभावनाएं हैं वहां चर्चा। जिस व्यक्ति के कुंडली में राहु देव मीन राशि में होते हैं, चाहे मीन राशि में राहु देव हो और शनि का गोचर अभी यहाँ पर चल रहा है, तो क्या हो सकता है? तो राहु क्या है? ग्रहों को हम सबों को समझना होगा कि ग्रहों के मौलिक धर्म क्या है, बेसिक धर्म क्या है, मूल धर्म क्या है। तो राहु भ्रम के कारक। राहु क्या है? भ्रम के कारक। भ्रम के कारण। यह विचारों में भ्रम पैदा करते हैं। राहु क्या है? चुनौती स्वीकार करता है, चुनौती देता है। राहु चुनौती है। चुनौती को अंग्रेजी में चैलेंज कहते हैं, यानी कि राहु चैलेंज देता भी और चैलेंज लेता है। राहु एक प्रकार का डर भी है। यदि राहु के ऊपर से शनि का गोचर होता है तो मन में भ्रम की पैदा होने से, भ्रम होने से अनेक प्रकार के मन में संशय उठना लाजमी हो जाता है, क्योंकि शनि स्लो है, शनि के पास में ज्ञान नहीं है, कर्म करेंगे ज्ञान ही नहीं। राहु भ्रम है, इसके पास भी ज्ञान नहीं है, एकाएक कुछ रास्ता दिखला देगा, अलग बात। तो रास्ता एकाएक कब दिखलाता है? जिस प्रकार के ग्रह से दृष्टि उस राशि में होता है उसी प्रकार का एकाएक, यानी कि दूसरे के गुणों को लेकर के एकाएक दे देता है। अधिक दिनों तक लेकर संचय करेगा, एकाएक दे देगा, या राहु का काम। तो यदि कोई व्यक्ति प्राइवेट जॉब वगैरह करता रहता है या कोई भी नौकरी कर रहा होता है, तो अगर राहु के ऊपर से शनि की गोचर होती है तो मन में एक प्रकार का डर बना रहता है, कहीं मेरा काम ही न छूट जाए, कहीं मेरा, हो सकता है कि मन के भ्रम के कारण बिना वजह के ही मन में यह डर बना रहता है कि मेरे पीठ पीछे कोई साजिश तो नहीं कर रहा है। यानी कि मन में असमंजस की भावना काफी बढ़ जाता है। मन में असमंजस की भावना काफी बढ़ जाती है, काफी बढ़ा देता है। उस स्थिति में व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है, लेकिन वैसा होता नहीं। कभी कभी यदि राहु कमजोर हो, खराब हो, बुरे भाव में हो और शनि भी बुरे भाव से होकर के गोचर कर रहे हों, यदि कुंडली में शनिदेव आपके अकारक भी बन रहे हों, तो अब यहाँ पर शनि की गोचर की जहां तक बात की जाए कि शनिदेव यदि आपके कुंडली में अकारक हैं तो जो समस्याएं हैं थोड़ा ज्यादा दे देंगे। अगर आपके कुंडली में शनिदेव कारक ग्रह हैं और जिन अच्छी बातों का हम लोग चर्चा कर रहे हैं उसमें थोड़ा बढ़ा करके दे देंगे, बातें तो फल तो वही रहेगा, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा। अगर अकारक है, समस्याएं दे रहे हैं तो थोड़ा ज्यादा ही दे देंगे, इस प्रकार। तो राहु का उपाय क्या करना चाहिए व्यक्ति को? जो, चलिए हम लोग उपायों पर भी चर्चा कर लेंगे। यदि राहु मजबूत है या जो व्यक्ति राहु के कारकत्वों का कार्य करता है तो प्रसिद्धि काफी मिल जाती है। अब राहु का काम क्या है? बिजली से संबंधित, शीशा से संबंधित,
दूर से कोई व्यक्ति अपना कोई कार्य कर रहा है, जैसे गांव में ही दुकान है लेकिन सामान मंगाता है काफी बड़े बड़े बाजार से, वो दूर से, राहु का काम है। व्यक्ति दिल्ली में ही है, अपने घर पे ही बैठा हुआ, जैसे कि हम अपने घर पे बैठे हुए हैं, अध्ययन अध्यापन हो रहा है, आप सभी जुड़े हुए हैं। किस चीज का हम काम कर रहे हैं? राहु का। हम तो राहु का ही काम कर रहे हैं। हालांकि यह काम गुरु का है, वास्तविक काम अभी जो मैं बोल रहा हूं यह गुरुदेव किसके माध्यम से? तो राहुदेव के माध्यम से। सामने लैपटॉप है, राहुदेव। हम अपने मदर टंग जो हमारा इलाका बनता है 200-400 किलोमीटर, इसके काफी दूर से भी, यहाँ तक कि क्लास में हमारे अमेरिका से भी लोग जुड़ते हैं। आज शायद जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं नहीं बता सकते। शाम की क्लास में लोग जुड़ते हैं, काफी दूर से हो गया। राहु का काम, राहु के माध्यम से देवगुरु बृहस्पति का काम हो रहा है। तो यह हुआ। तो जो व्यक्ति राहु का काम कर रहा है, राहु के कारक तो ढेर सारे होते हैं, आप लोग समझ सकते हैं। अब एक एक सब ग्रहों के बारे में कारकत्वों पर चर्चा की जाए तो हो गया क्लास, समझ में नहीं है। तो अगर हम राहु का काम कर रहे हैं और राहु के ऊपर से शनि का गोचर चल रहा है तो बहुत लाभ देता है। लेकिन यहाँ पर केवल राहु का मजबूत होना ही आवश्यक नहीं है, क्योंकि राहु भ्रम है, वो भी विचारों का भ्रम है, या तो देगा ही देगा। तो राहु पर शनि, राहु के ऊपर से जब शनि का गोचर होता है और व्यक्ति राहु के कारकत्वों का उपाय के सहारे कार्य कर रहा होता है तो लाभ देता है। कब? जब आपके कुंडली में चंद्रमा मजबूत हो तब। यदि आपके कुंडली का चंद्रमा मजबूत नहीं है तो फिर राहु के ऊपर से जब शनि का गोचर होता है तो यह उतना लाभदायक नहीं होता, क्योंकि मन में ही भ्रम डाल देता है राहु। कर्मों में, कार्यों में तरह तरह का भ्रम, आगे पीछे की ऊहापोह की स्थिति डाल देता है। यदि चंद्रमा मजबूत रहता है तो ऊहापोह की स्थिति से व्यक्ति बचता है, बच जाती है। उपाय क्या करना चाहिए? चंद्रमा का उपाय करना चाहिए। साथ ही राहु को और भ्रम समाप्त करने के लिए राहु का उपाय करना चाहिए। राहु और चंद्रमा दोनों का उपाय करना चाहिए। तो चंद्रमा का उपाय तो राशियों के आधार से कर सकते हैं, लेकिन राहु का उपाय जो है यह भ्रम देने के कारण, राहु जो भ्रम देता है जिससे बुद्धि हमारी कम होती है, खराब होता है, तो बुद्धि की मजबूती के लिए करना चाहिए। तो किसका? तो छिन्नमस्ता देवी की भी पूजा से बुद्धि का विकास होता है, बुद्धि अच्छी होती है। गणेश जी की पूजा से भी, माता सरस्वती की वंदना या सरस्वती पूजा, सरस्वती चालीसा, कुछ अपने दैनिक जीवन में रखें। रुद्राक्ष की बात करें तो राहु देव के लिए 8 मुखी रुद्राक्ष बतलाया गया है। अब हम लोग चलते हैं, हाँ, हम लोगों ने तो चर्चा कर ही लिया कि बुध, गुरु या शुक्र, ये तीनों जो नैसर्गिक शुभाग्रह हैं, इन इसके ऊपर में शनि का गोचर सामान्यतः लाभ फल देते हैं, अच्छे ही फल देते हैं। और सबसे अच्छे फल तो देव गुरु बृहस्पति के ऊपर से जब शनि का गोचर होता है तो समझिए कि जिंदगी को बदल देने वाली ही होती है, बहुत अच्छे फल दे देते हैं। उस स्थिति में देव गुरु बृहस्पति का अच्छा होना आवश्यक है। अब हम लोग चलते हैं, यदि केतु देव के ऊपर से शनि का गोचर हो तो क्या फल दे सकते हैं? आप लोग भी अपने अपने कुंडली में देखें, मिलाएं कि 12 नंबर की राशि में भी जो वर्तमान का समय है, या आप लोग वर्तमान के समय नहीं, अपने जीवन के पिछले 2.5 वर्षों को देखें कि आपके कुंभ राशि में कौन से ग्रह थे जब शनिदेव यहाँ पर गोचर कर रहे थे। तो क्या जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, क्या उसके अनुरूप आपके कुंडली के योग बनते हैं या फल प्रदर्शित होते हैं या नहीं? यदि केतु देव आपके कुंडली के, लग्न कुंडली के केतु के ऊपर में सब जब शनि का गोचर हो रहा हो तो क्या फल देते हैं? तो केतु देव क्या है? केतु देव तंत्र हैं, केतु देव शोध हैं,
केतु देव 12वें भाव के कारक हैं। यह भी शोध भाव ही है। यह जीवन का शोध है, भक्ति का शोध है, पूजा पाठ का शोध है। यानी कि केतु देव 12वें भाव के कारक है, मोक्ष के कारक है। मोक्ष व्यक्ति तभी मिलता है जब एकदम पूजा पाठ, अंतर्ज्ञान, अंतर आध्यात्मिकता जब प्रकाष्ठा पर पहुंच जाती है, तभी मोक्ष प्राप्ति होने की संभावना होती है। तो यह क्या है? शोध ही तो है। पूजा पाठ, अध्यात्म में अपना शोध करते गए, अंदर तक चले गए। उसको हम लोग शोध कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? जी गुरुजी। जी। शोध कह सकते हैं। अब यह जो ज्योतिष विद्या है, काल्पनिक तो नहीं, जिसकी कल्पना शक्ति जितना ही अधिक होता है, वह उतना ही गूढ़ विषय वस्तुओं तक पहुंच जाता है। जब केतु का पर जब शनि का गोचर होता है, तब पुराने कार्यों को छोड़ना और नए कार्यों में लग जाना। यानी कि मोक्ष के लिए व्यक्ति शोध, जब आध्यात्मिक शोध करता है, तब पुरानी वृत्तियों को त्याग देता है। मन की सभी भोग विलास वासनाएं सब समाप्त हो जाती है। यानी कि पुरानी चीजों को छोड़कर नए कार्यों की शुरुआत होने की संभावना बन जाती है। अगर केतु के ऊपर से शनि का गोचर हो रहा हो और उस समय कोई व्यक्ति अपना नया काम शुरू करना चाह रहा हो, अच्छा होता है। केतु देव क्या है? जड़ हैं। केतु देव सिद्धि देते हैं। केतु देव बाद के होने वाले कार्यों का जड़ है। बाद में क्या होगा उसके जड़ बताते हैं केतु। हम लोग शायद पिछली कक्षा में 2 मिनट चर्चा हुई थी, उसकी पुनरावृत्ति की यहाँ पर आवश्यकता पड़ गई है, हम कह देते हैं। जैसे एक यह केतु, जहां से हम आए हैं, राहु जहां हम जाना है। हमारा जन्म माँ से हुआ है। माँ कहाँ से आया? नाना नानी से। तो केतु देव नाना नानी है। मृत्यु के उपरांत जब हमारा पिंडदान होगा, पितर मेरौनी जो होता है, सपिंडन, हमें हमारे दादा दादी से मिलाया जाता है। यानी कि नाना नानी के यहाँ से आए, दादा दादी के यहाँ चले गए। तो जड़ तो यही हुआ ना, बाद का पूर्व यही है ना। बाद में यहाँ जाएंगे तो पूर्व में तो यही। तो हम कह सकते हैं कि बाद में होने वाले कार्यों का क्या है? ये पूर्वाभास भी है। तो यदि कोई पूर्वाभास यानी कि आकलन करने की क्षमता भी हम कह सकते हैं। तो यहाँ से क्या शिक्षा मिलती है? इतनी बातों को चर्चा करने से हम लोगों को क्या शिक्षा मिली? जहाँ पे बात हो वहां की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। पुस्तक में कुछ बात और लिखा रहता है, उसके भाव कुछ और होते हैं। आप लोगों ने जब बचपना में 9, 10, 11, 12 में जब तक पढ़ा होगा, तो वहां पे पूछा जाता था प्रश्न में कि इसका भाव स्पष्ट करे। कोई एक श्लोक हिंदी का लिख दिया जाता था, कोई एक वाक्य पैराग्राफ, इसका भाव स्पष्ट करे कि लेखक या कवि कहना क्या चाहते हैं। तो जो श्लोक का शब्द है, उस श्लोक का जो ठीक हिंदी अनुवाद होगा या सरल अनुवाद होगा, उससे कहीं अलग हटकर उस श्लोक का भाव होता था या होता है। ऐसी बातें होती है कि नहीं होती है? जी सर। हाँ, तो अभी तक हम लोगों ने जो पूर्वाभास वाली जो बातें यहाँ पर चर्चा की, यहाँ पर जो चर्चा किया नाना नानी दादा दादी से, क्या शिक्षा मिला? कि जब केतु के ऊपर शनि का गोचर हो, तो यह पूर्वाभास अनुमान लगाने वाला काम बड़ा तेजी से आगे बढ़ जाता है। यदि कोई तंत्र साधना करना चाह रहा हो, गुप्त ज्ञान पाना चाहता हो, तांत्रिक सिद्धियां करना चाहता हो, उसमें व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। इसके दूसरे प्रतिरूप भी हैं। केवल तंत्र मंत्र ही नहीं है। यदि कोई व्यक्ति चाहे वह किसी भी विषय के लिए पीएचडी करना चाहता हो या करने वाला हो या कर रहा हो, उसके लिए यह बहुत ही अच्छा समय है, यदि केतु के ऊपर से शनि का गोचर हो रहा हो।
अब यहीं पे इतने सदस्य हैं, काफी सदस्य कक्षा में हैं आज। केतु के ऊपर से अगर मीन राशि में आपके केतु हैं, उसके ऊपर से शनि का गोचर हो रहा हो, तो जिस व्यक्ति के कुंडली में केतु के ऊपर से शनि का भी गोचर हो रहा है, तो आप पाएंगे कि ज्योतिष में आपका मन काफी लग रहा है। आगे कितना पढ़ लिए उसमें मन नहीं लगता, कितना गूढ़, कितना बेसिकली, कितना डीप तक आप जा सकते हैं, जितना डीप की बातें सुनते हैं उतना ही मन मुग्ध होता है, वही आपको अच्छा लगता है जब भी केतु के ऊपर से शनि का गोचर हो। क्योंकि शोध है, ये केतु देव क्या है, शोध है। तो व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति ज्योतिष पढ़ रहा हो, उसके लिए अच्छा समय है, बड़ा जल्दी सीख लेगा। कुंडली में शनि केतु की युति होना ज्योतिष के योग हो जाते हैं। समझिए कि पहले के पूर्व के ही जन्मों का कुछ ना कुछ इनके पास में ज्ञान है, ऐसा कर। तो केतु क्या है, अनुसंधान। केतु पर जब शनि का जब गोचर चलता है तो अनुसंधान क्षेत्र में सफलता देते हैं। ज्योतिष क्या है, अनुसंधान एक विद्या है, या रिसर्चर लोग हैं, वैज्ञानिक लोग हैं, वो भी तो हो सकता है ना। केवल ज्योतिषी अनुसंधान थोड़े है, दुनिया में कई विषय हैं जो अनुसंधान से संबंध रखते हैं, चाहे वह कोई भी विषय हो। अनुसंधान वाले जहां पर बात आती है वहां पे केतु सफलता देते चले। जैसा कि अभी हमने कहा कि पूर्वानुमान भी केतु ही है, और राहु भविष्य का अनुमान। राहु पूर्वानुमान और नहीं, केतु पूर्वानुमान और राहु भविष्य का अनुमान लगाने वाला ग्रह है, और दोनों ही सदैव आमने सामने होते हैं। और केतु शोध का भी कारक है, इसलिए केतु के ऊपर से शनि का गोचर ज्योतिष के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। अगर 8वें भाव में शनि केतु की युति हो जाए, बहुत अच्छा बात है। अगर 8वें भाव में शनि केतु की युति, उस पर बुध या गुरु की दृष्टि एक सफल ज्योतिषी बनाता है, या एक सफल रिसर्चर बना देता है। केतु देव आपके कुंडली में, यह देखें, अब इस कुंडली में केतु देव क्या है, केतु देव पूर्वानुमान है, यानी कि हमें पहले से आता है। तो केतु देव यहाँ पर इस कुंडली में किस ग्रह के साथ में है, शनि के साथ में। शनि लोकप्रियता है, शनि आधार स्तंभ है, धरातल से जुड़े हुए हैं, व्यवहारिकता है, कर्तव्यशीलता है, और केतु देव साथ में है। तो केतु देव जिस ग्रह के साथ में होते हैं, यह उनका संस्कार ही हो जाता है। यानी कि यूं समझिए कि वह पहले के जन्म का कमाया हुआ चीज है, जो इस जन्म में इस कार्यों के प्रति उनका लगाव कुछ ज्यादा ही होता है। और केतुदेव जिस ग्रह के साथ में होते हैं, उस ग्रह से संबंधित विषय वस्तुओं को सीखने में भी आसानी होती है। अगर केतुदेव, हालांकि शनि के गोचर पर हम लोगों ने एक बार कक्षा की थी, तो वहां पर हमने कहा था कि शनि से 5वें या बुध से 5वें से कुछ हमने हुआ था, तो हमने लिखने की सलाह दी थी। तो वही बातें यहाँ पर है, केतुदेव राइटिंग भी है। तो यदि केतुदेव हैं और थोड़ा सा फल खराब मिल रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उस विषय वस्तु से संबंधित कुछ लिखना चाहिए। शनि से 5वें अगर केतुदेव हो तो लिखें, और शनि से 5वें बुधदेव हो तो उस विषय वस्तु के बारे में पढ़ें। और शनि के साथ में भी अगर केतु के ऊपर से भी शनि का गोचर हो रहा हो तो लिखें। जिस ग्रह के साथ में है उस ग्रह से संबंधित लेख लिखें। अगर किसी ग्रह के साथ नहीं है, अगर केतु देव अकेले हैं,
और उनके ऊपर में शनि का गोचर चल रहा है, तब भाव से संबंधित कुछ लिखें। अब यहीं पे 10वें भाव में है तो पिता पर लेख लिखें, अपने पिता की जीवनी के बारे में लिखें। 10वां भाव नौकरी का है, नौकरी पाने के लिए किस किस क्राइटेरिया को किस प्रकार से पढ़ाई करे, क्या रूटीन रखे कि नौकरी हो सके किसी भी व्यक्ति को। आपकी तो नौकरी हो ही गई, किसी दूसरे की नौकरी किस कायदे से करे कि सफल ढंग से, उस पर कुछ लिखे। यानी कि केतुदेव जिस भाव में है उस भाव से संबंधित विषय वस्तुओं पर लिखें। सप्ताह में कम से कम 1 दिन 1 घंटे समय निकाले लिखें, सबसे अच्छा उपाय। अब यह वाली बात तो हुई, इससे आगे यदि आप लोग समय, हाँ जी, अगर ये युति अष्टम भाव में हो, 8वें हो, 8वें भाव में गोचर हो रहा हो, तब क्या किया? अगर 8वें भाव में गोचर हो रहा है तो 8वां भाव क्या है? संशोधन। तो लिखिए, तो 8वां भाव तो आपके लिए ज्योतिष का ही है। तो आप ज्योतिष की क्लास करते हैं या नहीं करते हैं, ज्योतिष से के किसी भी टॉपिक पर मुंह जुबानी लिखना है, ये नहीं कि किताब में से देख के लिखना है, सुने वैसे लिखें। अब यदि कोई व्यक्ति ज्योतिष नहीं पढ़ता है फिर वह क्या करेगा? तो किसी भी टॉपिक पर कुछ भी लिखे जो प्रेरणा देने वाला हो। किसी महापुरुष के जीवनी पर ही कुछ लिख देंगे, महात्मा गांधी पर लिखिए, किसी भी महापुरुष पर लिखिए जो प्रेरणा के स्रोत बनने वाले हों। सप्ताह में 1 बार। हाँ गुरु जी, अगर मृत्यु पे लिखा जाए, क्योंकि अष्टम मृत्यु का होता है, मृत्यु क्या है? हाँ, यह भी है बात। सबसे बेस्ट तो मेरे माइंड आइडिया आया है। हाँ, तो वो आप हैं ही वैसे स्वभाव के, तो आपका तो खैर जो उपाधि जिन्होंने जो दिया है वह तो उपाधि देने वाले ही आज नहीं है, वो तो सावन भर वैसे बनखंड में रहते हैं। शुक्रवार को आने वाले हैं हमारे घर पे, तो उस पर भी लिखा जा सकता है। लंबी बीमारियों से कैसे बचा जाए, इस पर भी लिखा जा सकता है। गंभीर बीमारियों से कैसे बचा जाए, इस पर भी लिखा जा सकता है, क्योंकि लंबी बीमारी गंभीर बीमारी तो 8वां भाव ही है ना जी। यह वाली बात है। अब यदि आप लोग की इच्छा हो तो हम लोग, हालांकि लंबा क्लास हो रहा है, तो क्या किया जाए? गुरुजी बोलिए, आज समय है। अब हमारा कर्सर लैपटॉप ही गोल हो रहा है, समझ में नहीं आया कहाँ गया लैपटॉप। हाँ, मिल गया। गुरु जी 2 ग्रहों का गोचर हो उस भाव में तो। हाँ, अभी यह क्लास अभी कहाँ, अभी 1 क्लास और चलेगा तब जाकर होगा ये। जी जी जी। अभी 1 घंटे के आसपास 45 मिनट से ज्यादा लगेगा समय। तो आज आप की कह रहे थे कि थोड़ा टाइम है तो कुछ और पढ़ा रहे थे आप। नहीं ना, ठीक है थोड़ा टाइम, लेकिन हमने फिर देखा है कि अभी तो शनि के ऊपर का गोचर, शनि के ऊपर गोचर होबे नहीं किया। मेरा यही प्रश्न था, शनि के ऊपर शनि होगा तो गुरुजी के। जी गुरुजी, मैं भी यही पूछने वाली थी। शुक्र भी रहता है। शुक्र